नमस्कार, किस्सा गोई का एक और अंक लेकर हाजिर हूं मैं प्रवीण दुबे। आज बात करेंगे एक ऐसे राजनेता की जिनके बयानों से कभी आप इत्तेफाक रख सकते हैं, कभी गुस्से में लानतें भेज सकते हैं, कभी सहमत हो सकते हैं, कभी उन्हें मौलाना कह सकते हैं तो कभी हिंदू विरोधी। भाव ये कि उनसे सहमत और असहमत भरपूर हुआ जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की। ये जब भी बोलते हैं देशव्यापी प्रतिक्रिया हो जाती है। यानी बीजेपी एमपी के स्टेट मीडिया इंचार्ज से लेकर भाजपा के सबसे ताकतवर दो नाम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक उनके बयानों पर टिप्पणी उनका नाम लेकर ही कई बार करते हैं। कांग्रेस का और कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं है राहुल गांधी के बाद जो बीजेपी के निशाने पर ऐसे रहता हो, मगर उनको परवाह नहीं होती। उनके बयानों को लेकर उन पर मुकदमे भी बहुत हुए हैं, लेकिन वे परवाह नहीं करते। एक बार मैंने पूछा भी था दिग्विजय सिंह से एक इंटरव्यू में कि 24 घंटे आप हु केयर्स के भाव में कैसे रह लेते हैं। तब उनका जवाब था कि मैं जो भी बोलता हूं कभी बिना सोचे नहीं बोलता। संघ से क्यों आपको इतनी ज्यादा चिढ़ है? आपके इनपुट प्रोवाइडर जो है वो संघ के लिए ज्यादा खबरें लाते हैं। एक बात बता, मेरी एक शिकायत संघ से, नफरत मत। आपने कहा था एक बार आरएसएस वाले बम बनाते हैं, तो मैंने कौन सी गलत बात की? मैंने बिना किसी प्रमाण के कभी बात नहीं कर। 365 दिन हु केयर्स के भाव में आप कैसे रह जाते हैं? मैंने कोई ऐसा बयान या ट्वीट नहीं किया है जिसमें सोच समझ के ना किया हो। बहुत बड़ा पाप आप कर गए थे और सड़कें खराब और बिजली खराब सब आप दे गए, तो इससे वो सुधार। आज जिसका वो श्रेय ले रहे हैं, सब पौधा तो मैंने लगाया। पार्लियामेंट में जो झप्पी देने वाला जो था वो आइडिया भी किसका? राहुल जी को कोई सलाहकार की आवश्यकता नहीं। बड़े नेता बीजेपी के तमाम जो जिन्होंने आपकी गवर्नमेंट के समय मदद ली वो हारेंगे। भाजपा के लोगों के लिए भी कम मैंने नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री था तो शिवराज सिंह चौहान जी से खुद पूछ लिए कि मैंने उनके लिए क्या नहीं किया। 10 साल तक एमपी के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह की प्रासंगिकता आज दिनांक तक पार्टी के अंदर खत्म नहीं हुई है, कमजोर भले हुई है। एक वक्त तक तो वो बहुत ताकतवर थे पार्टी के अंदर। आपने भीड़ भरी बस या ट्रेन की जनरल बोगी में कभी यात्रा की है? उसमें यात्रा करना एक कला है। भारी भीड़ में आप किसी को खिसकाकर पहले अपनी आधी तशरीफ सीट पर रखते हैं, उसके थोड़ी देर बाद बस या ट्रेन के हिलने के क्रम में खुद को ऐसा हिलाते डुलाते हुए समायोजन करते हैं कि आपकी पूरी तशरीफ सीट में आ जाती है। फिर धीरे धीरे आप और जगह बनाने लगते हैं। जो माहिर यात्री होता है वो फिर थोड़ी देर में उस सीट में जहां बैठने के लिए 1 इंच जगह तक मैसर नहीं थी आपको, वहां चौड़े होकर बैठने लायक यानी आलती पालती मोड़ के बैठने लायक जगह भी बना लेता है। दिग्विजय सिंह के सियासी सफर के बारे में बड़े लोकल अंदाज में यदि मैं समझाऊं तो उसी यात्री से बेहतर और कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। उनकी एंट्री किसी महत्वपूर्ण जगह पर यदि हो गई तो वे अपने लायक जरूरत से कहीं अधिक जगह बना लेते। जिस वक्त वे पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री बनाए गए थे उस समय वे प्रदेश अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन उससे पहले उनका नाम सीएम पद की रेस में था ही नहीं। पहले नाम चला माधवराव सिंधिया का, जिनके अपने तकरीबन 15 से 17 विधायक थे। दूसरा नाम जो बहुत तेजी से दौड़ में था वो था श्यामाचरण शुक्ल का। अर्जुन सिंह तब कांग्रेस के बेहद ताकतवर नेता थे और वे सिंधिया और श्यामाचरण को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने नाम चलाया सुभाष यादव का। दिग्विजय चूंकि दिल्ली की कृपा से प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने भी 3 की लड़ाई में चौथे का फायदा उठाने वाला अंदाज रखा। यूं तो कमलनाथ भी अपनी दावेदारी उस वक्त भी ठोक रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि संख्या बल का समीकरण उनके अनुरूप नहीं है, तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। मतलब कहीं फाइल नहीं किया था, लेकिन उस दावे से खुद को विड्रॉ कर लिया और दिग्विजय सिंह के समर्थन में खड़े हो गए। लक्ष्य तब भी दोनों का वही था जो बाद में 2018 में सभी ने देखा होगा, यानी तब माधवराव सिंधिया को रोकना लक्ष्य था और 2018 में उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोकना। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, ये सवाल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का सरदर्द बना हुआ था। उस दौरान विधायक दल की एक बैठक हुई जो तकरीबन 4 घंटे तक चली।
इस बैठक में कांग्रेस आलाकमान के पर्यवेक्षक के तौर पर प्रणब मुखर्जी, सुशील कुमार शिंदे और जनार्दन पुजारी शामिल हुए। हालांकि तब तक कमलनाथ और माधवराव सिंधिया, जैसे मैंने बताया, कि मुख्यमंत्री पद की रेस से हट गए थे और मैदान में श्यामा चरण शुक्ल के सामने डिग्गी राजा आ गए थे। ऐसे में प्रणब मुखर्जी ने गुप्त मतदान कराया, जिसका नतीजा बेहद चौंकाने वाला था। दरअसल 174 विधायक, मतलब आप देखिए कि ह्यूज मेजॉरिटी लेके आए थे वो। 56 विधायकों ने श्यामा चरण शुक्ल को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, जबकि दिग्विजय सिंह के समर्थन में 100 विधायकों ने मतदान किया। कमलनाथ ने विधायकों के फैसलों की जानकारी पार्टी हाईकमान को दी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव ने प्रणब मुखर्जी को फोन किया और कहा कि जिसके पक्ष में ज्यादा विधायक का समर्थन है उन्हें मुख्यमंत्री बना दीजिए। इस तरह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद तमाम दावेदारों को पटकनी देते हुए दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए थे। दिग्विजय सिंह तब विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे, वे सांसद थे। उनके लिए सीट पहले उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने खाली की, मगर कुछ कानूनी विवादों के कारण दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के बाद चाचौड़ा से विधानसभा का उपचुनाव लड़ा। उनके लिए यह सीट खाली की थी शिवनारायण मीणा ने। दिग्विजय मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन सुभाष यादव और प्यारेलाल कंवर उप मुख्यमंत्री बनाए गए। कंवर तो मुश्किल में नहीं डालते थे, सज्जन आदमी थे, लेकिन सुभाष यादव ने तो भरपूर बहुमत के साथ सत्ता में बैठे दिग्विजय सिंह की नाक में दम ऐसा कर दिया कि एक बार दिग्विजय सिंह को कहना पड़ा था कि वे चाहें तो मंत्री पद छोड़ दें। यादव बहुत दिलेर राजनेता थे, उन्होंने भी बिना देर किए तत्काल सार्वजनिक तौर पर बयान दिया कि मैं तो मंत्री पद नहीं छोड़ूंगा, मुख्यमंत्री चाहें तो मुझे हटा दें। कुल मिलाकर इसे नोक-झोंक तो नहीं कहा जा सकता, ये खुलकर होने वाला विवाद था। दिग्विजय राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक एक करके जिन विरोधियों को निपटा सकते थे उन्हें निपटाया और जिनको साध सकते थे उन्हें किसी तरह से साध कर रखा। दिग्विजय सिंह ने दलित एजेंडा और सोशल इंजीनियरिंग के दम पर सत्ता और संगठन को अपने कब्जे में रखने की कोशिश की। कहा जाता है कि उनके कार्यकाल में कलेक्टर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से ज्यादा रुतबा संगठन में रखते थे, सरकार में नहीं। सरकार में तो रखते ही थे, संगठन में भी रखते थे। लोकल नेताओं को हड़काने का काम भी वे कर देते थे और उनका कुछ बिगड़ता नहीं था। दिग्विजय सिंह की पहली पारी हालांकि भारी अंतर विरोधों से भरी रही, लेकिन दूसरी पारी की शुरुआत का किस्सा थोड़ा दिलचस्प है। 1998 में जब चुनाव हुआ, उस समय कांग्रेस के सभी क्षत्रप दिग्विजय सिंह के खिलाफ एकजुट हो गए थे। इनमें अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, सुभाष यादव और कमलनाथ सहित भी अन्य नेता शामिल थे। कमलनाथ ने, हालांकि अगर आपको याद हो तो जब ये 98 के बाद मुख्यमंत्री बने तब एक बार पब्लिकली बयान भी दे दिया था कि अब तो 6 साल हो गए भाई, दिग्विजय सिंह को हट जाना चाहिए। बहरहाल, तो दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस हाईकमान यानी सोनिया गांधी को यह वचन दिया कि मुझे फ्री हैंड मिलता है तो मैं सरकार वापस ला सकता हूं, जबकि उस वक्त तक बहुत अंतर्कलह था पार्टी के अंदर भी। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने दावा किया कि 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा। हाईकमान से फ्री हैंड मिला, अपने हिसाब से उन्होंने निर्णय लिए, बहुत सारे टिकट बदल दिए, कुछ गैर राजनीतिक लोगों को टिकट दिए। चुनाव परिणाम जब आया तो ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस जीत गई, शहरी क्षेत्र बीजेपी के साथ रहा। इस सब के बाद भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकी। बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले सिर्फ 2 सीटों का ही फायदा हुआ। कैलाश जोशी, विक्रम वर्मा, सुंदरलाल पटवा ये सब सीएम पद के दावेदार थे और कहा जाता है कि इसी गुटबाजी ने बीजेपी को हरवा दिया। 1962 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे पूर्व सीएम कैलाश जोशी, विक्रम वर्मा, डॉक्टर रमन सिंह, बाबूलाल जैन और लक्ष्मीनारायण शर्मा भी अपना गढ़ नहीं बचा पाए। निर्दलीय चुनाव लड़े पूर्व सीएम वीरेंद्र सकलेचा को भी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद दिग्विजय सिंह कुछ हद तक निरंकुश और बड़बोले होते चले गए। हालांकि अपने सामर्थ्य के मुताबिक उस समय जमुना देवी एक कांग्रेस की बड़ी नेत्री थी, अभी तक लोग उन्हें याद करते हैं। वो जरूर नकेल डालने की कोशिश करती नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह दिल्ली दरबार के कारण बहुत फिक्र लोकल लीडर्स की करते नहीं थे। सड़कों की बेहद बदतर हालत उस पूरे मध्य प्रदेश में आपको याद होगा थी। पैदल चलना दूभर था, बिजली भी कभी कभार ही मिलती थी। मगर उस सबसे बेपरवाह दिग्विजय सिंह ये कहने लगे थे कि चुनाव सिर्फ प्रबंधन से जीते जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की नाराजगी से। इसकी वजह मैं बता देता हूं, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल और तमाम जो सियासी समीकरण है वो ये आकलन कर रहे थे कि अगली बार दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, माने 98 के वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। लेकिन दिग्विजय सिंह सरकार ले आए तो उन्हें लगा कि जो उन्होंने मैनेजमेंट किया सिर्फ इसी के दम पे चुनाव जीते जाते हैं, इसलिए वो थोड़े से बड़बोले हो गए।
इसी भाव के कारण उन्होंने 2003 के चुनाव में भी दम भरना शुरू कर दिया था कि यदि सरकार नहीं आई तो वे 10 साल तक कोई पद नहीं लेंगे। मगर इस बार उनका अति आत्मविश्वास फेल हुआ और उमा जी की आक्रामक भूमिका और संघ बीजेपी का एकजुट होकर चुनाव लड़ना कांग्रेस सरकार को बहाकर ले गया। हालांकि अपने दावे पर दिग्विजय सिंह कायम रहे और 2013 यानी 10 सालों तक उन्होंने कोई पद नहीं लिया। दिग्विजय सिंह अपने काम के कारण कम और बयानों के कारण ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं। नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद दिग्विजय सिंह को एक किताब लॉन्च करने के लिए व्यापक निंदा का सामना करना पड़ा था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमले से जुड़ा हुआ था। भगवा आतंक और हिंदू आतंक जैसे शब्द गढ़ने वाले दिग्विजय सिंह ही थे। इसी तरह 2011 में ओसामा बिन लादेन को समुद्र में दफनाते समय उसके धर्म का सम्मान न करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना तक दिग्विजय सिंह कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे दफनाते समय उसकी धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। 2011 में उनकी एक टिप्पणी से कांग्रेस के भीतर मतभेद पैदा हो गए थे। उन्होंने कहा कि बाटला हाउस मुठभेड़, जो इसे बाटला हाउस इनकाउंटर के नाम से जाना जाता है, उसी का हिंदी तर्जमा मुठभेड़ है, उसके कारण 2 आतंकियों और 1 पुलिस अधिकारी की मौत हो गई थी, वो फर्जी था। केंद्रीय गृह मंत्री थे उस समय पी चिदम्बरम। उन्होंने दिग्विजय सिंह के दावे और इस मामले में आगे की न्यायिक जांच की मांग को खारिज किया और खंडन किया इस बात का। 2013 में सिंह ने मंदसौर से कांग्रेस की एक महिला सांसद, जो पहले सोनिया गांधी की भी प्रिय थी, फिर राहुल गांधी की तो प्रिय हुई, बड़ी करीबी कहलाती थी क्योंकि पसंद करते थे राहुल गांधी इंटेलेक्चुअल और इस तरह के यंग लीडर्स को, मीनाक्षी नटराजन, उनको उन्होंने कह दिया था 100 टंच माल। और हंगामा पार्टी के अंदर और बाहर सभी जगह मचा। बाद में इसकी व्याख्या दिग्विजय सिंह ने कुछ इस तरह से की कि उनका मतलब यह था कि वो शुद्ध सोने की तरह थी। तब से अब तक बयानों के मसले में दिग्विजय सिंह रुके नहीं है। अब वे सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। उनके ट्वीट कई बार इतना बखेड़ा खड़ा कर देते हैं कि पार्टी को घोषित तौर पर कहना पड़ता है कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने बयानों के कारण दिग्विजय सिंह इतने विवादित हो गए थे कि उन्हें एक खास कौम का पैरोकार ठहराने के लिए बीजेपी कई बार मौलाना तक कहने से नहीं चूकती थी। वे राहुल गांधी के बाद संभवतः कांग्रेस के इकलौते ऐसे नेता हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिन्हें बीजेपी का जिला और प्रदेश प्रवक्ता से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक अपने निशाने पर रखते हैं। मोदी चुनावी रैलियों में जब भी आते हैं मध्य प्रदेश, सामान्य रैलियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य उनकी सभाओं की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्शन के दौरान, तो तंज में दिग्गी राजा संबोधन वो अपने भाषणों में जरूर करते हैं। अच्छा, ये नाम कैसे पड़ा, इस पर एक बार खुद दिग्विजय सिंह ने इसका जिक्र कॉफी हाउस में किया था। दिग्विजय सिंह को बड़ा शौक है, अब शायद थोड़ा कमजोर हुआ है, वो चाहे जब न्यू मार्केट के कॉफी हाउस में आ जाते थे, उनके बंगले से कॉल आ जाता था, पत्रकारों के साथ बात करेंगे, कोई कैमरा नहीं, कोई फोन नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, और भर भर के वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे, हंसी मजाक करते थे, जोर से ठहाके लगाते थे और बहुत सारी ऐसी चीजें पत्रकारों को बताए जाते थे जो सार्वजनिक नहीं की जाने लायक हैं। तो उसी कॉफी हाउस में एक बार मैं भी था, तब उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि अर्जुन सिंह सरकार में जब वो मंत्री थे तो बाल कवि बैरागी भी मंत्री हुआ करते थे। तो मशहूर पत्रकार थे उस वक्त R.K. करंजिया, वो भोपाल आए। एक रात को करंजिया से मुलाकात हुई तो बाल कवि बैरागी भी साथ थे। ये डिनर की टेबल पे हो रही चर्चा थी। तो खाते हुए पत्रकार करंजिया ने दिग्विजय सिंह को टोकते हुए कहा कि आपका नाम बहुत बड़ा नहीं है, कोई छोटा नाम नहीं रखा क्या आपने? दिग्विजय सिंह बताते हैं कि इससे पहले मैं कुछ जवाब देता, बाल कवि बैरागी ने तपाक से कह दिया कि ये तो दिग्गी राजा है। तभी से उनका नाम दिग्गी राजा पड़ गया। इस सब के बावजूद एक वक्त में दिग्विजय सिंह पार्टी के लिए मैन ऑफ क्राइसिस कहलाते थे। जब भी पार्टी किसी विवाद में घिरती या मुश्किल परिस्थितियों का सामना करती, बड़े से बड़े मसलों पर बचाव के लिए मीडिया के सामने दिग्विजय सिंह ही आते थे। हालांकि ये सोनिया गांधी के ताकतवर रहने तक ही चला, राहुल गांधी उन्हें यह मौका नहीं देते। दिग्विजय सिंह का एक बड़ा ही चर्चित प्रसंग है छत्तीसगढ़ राज्य गठन और वहां मुख्यमंत्री चुने जाने की प्रक्रिया के दौरान का। यह बात उन दिनों की है जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। सन 2000 का यह जिक्र है। 31 अक्टूबर को अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। इसके बाद असंतुष्ट विद्याचरण शुक्ल अपने फार्म हाउस पे चले गए।
बताया जाता है कि तब कांग्रेस के पर्यवेक्षक गुलाम नबी आजाद और प्रभा राव के साथ एमपी के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी विद्याचरण शुक्ल से मिलने और उन्हें मनाने पहुंचे थे। इन नेताओं के साथ शुक्ल के समर्थकों ने झूमाझटकी की। जैसे ही दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद और प्रभा राव कार से उतरे तो पहले नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। जब ये विद्याचरण शुक्ल से मिलकर निकल रहे थे तो दिग्विजय सिंह का कुर्ता बुरी तरह फटा हुआ था। इस मामले को तब दिग्विजय सिंह ने तूल नहीं दिया। उन्होंने मीडिया के सवालों पर यही कहा कि राजनीति में ये सब चलता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र यहाँ पर लाजमी है, जो कुर्ता फटने का मैंने जिक्र किया तो एमपी के 2023 के चुनाव का भी जिक्र करूंगा, जब चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के दौरान चुनाव की कमान जो उस वक्त संभाल रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने कहा कि कपड़े फाड़ने वाली बात का बड़े मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि मैंने आपको जवाब में कहा था अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके यानी दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ दीजिए। दिग्विजय सिंह पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव तक एमपी कांग्रेस के सबसे बड़े मास लीडर और सबको साथ लेने वाले नेता के तौर पर मशहूर थे। नर्मदा परिक्रमा के दौरान उन्होंने एमपी के कई लोकल कांग्रेसी नेताओं से बहुत अच्छे संबंध बनाए। कुछ पंगत में संगत, कुछ इस तरह के नाम भी उन्होंने दिए। लोगों के घर जाते थे, खाना खाते थे, जो नाराज थे उनको सबको एकजुट किया, पार्टी के लिए लेके आए, आमने सामने कराया और ये कोशिश की कि भाई कांग्रेस जो है वो एकजुट बनी रहे। उसका फायदा चुनाव में मिला भी। असंतुष्ट लोगों को समझा बुझा कर पार्टी के लिए काम करने को दिग्विजय ही तैयार करते थे। तब तक उनकी अच्छी पूछ परख दिल्ली में भी थी। कहा जाता है कि राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु दिग्विजय ही हैं। वही उन्हें आवश्यक सलाह देते थे उस वक्त। अब तो खैर बहुत सारे गुरु हैं राहुल गांधी के, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद पहले तो उनका भोपाल से हारना और साध्वी का मुकाबला करने के लिए साधु संतों को जोड़ना, हवन पूजा सार्वजनिक तौर पर करवाना, तो जो उनकी ग्राह्यता मुस्लिम समाज के बीच में थी, जैसे मैंने कहा कि जिस कारण लोग उनको मौलाना दिग्विजय भी कह देते थे, वो भी कम हो गई और वो बुरी तरह हारे। और फिर उसके बाद जो एमपी सरकार गिरी उसे संभाल नहीं पाए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, दो बड़े नेता थे। तो फिर और पार्टी के अंदर इन दोनों की जो इमेज है उस तरह की वो थोड़ा कमजोर हुई। 23 के चुनाव में जैसी भगदड़ पार्टी के अंदर मची और बड़े बड़े नाम बीजेपी में शामिल हुए तो दिल्ली ने बहुत ज्यादा तरजीह देना बंद कर दिया। लेकिन दिग्विजय सिंह अभी भी उपयोगिता बनाए हुए हैं और जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया ट्वीट करते हैं और अपनी उपयोगिता बना लेते हैं। हालांकि कई बार जल्दबाजी में फजीहत कराने वाले ट्वीट भी कर देते हैं, मगर विवाद तो शौक है उनका, लिहाजा उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और अब एक नजर डाल लेते हैं दिग्विजय सिंह के पूरे सफर पर। दिग्विजय सिंह का जन्म 28 फरवरी 1947 को ब्रिटिश भारत के होलकर रियासत के इंदौर में हुआ था। उनके पिता बलभद्र सिंह राघोगढ़ के राजा थे और 1991 के चुनाव के बाद राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विधानसभा के सदस्य बने। दिग्विजय सिंह ने डेली कॉलेज इंदौर और श्री गोविंद राम सक्सेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई किया हुआ। दिग्विजय सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और 2014 से राज्यसभा में संसद सदस्य हैं। दिग्विजय सिंह 1959 से 1971 के बीच राघोगढ़ नगर पालिका समिति के अध्यक्ष रहे। 70 में राजमाता सिंधिया ने उनसे कहा कि वे जनसंघ में शामिल हो जाएं, ये कहा जाता है, लेकिन उन्होंने उनके राजमाता के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। दिग्विजय सिंह 1977 के चुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा के राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा आए, यानी एमएलए बने पहली बार। ये वही निर्वाचन क्षेत्र था जिसे उनके पिता ने 1951 यानी 51 के चुनाव के बाद राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर अपनी वहां पर दावेदारी रखी हुई थी। दिग्विजय बाद में राघोगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से फिर चुने गए और अर्जुन सिंह के लीडरशिप वाली एमपी गवर्नमेंट में राज्य मंत्री पहले बने, बाद में कैबिनेट मंत्री भी बने। दिग्विजय सिंह 1985 से 88 के बीच प्रदेश के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। कहा जाता है कि राजीव गांधी ने उन्हें सीधे भेज दिया था अध्यक्ष बना के। उस समय कांग्रेस में इसी तरह से चयन होता था, अभी भी होता है, नाम दिल्ली से आ जाता है और बना दिया जाता है। 1992 में फिर चुने गए। वे 1984 के भारतीय आम चुनाव में लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और राजगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इस निर्वाचन क्षेत्र को जीतने वाले पहले कांग्रेसी नेता थे। उन्होंने 1991 में इसे फिर से हासिल किया और 10वीं लोकसभा के सदस्य बने। इसके बाद वे कभी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद नहीं पहुंच पाए।
मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वे फिर राज्यसभा सदस्य के बतौर ही पहुंचे। जो कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस की बैकडोर एंट्री है पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा, वो उससे पहुंचे। 2019 और 2023 दोनों बार उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा जरूर, लेकिन हार गए। भोपाल से उन्हें साध्वी प्रज्ञा ने हराया था। साध्वी प्रज्ञा को दिग्विजय सिंह के खिलाफ लाने का उद्देश्य भी बीजेपी का कहा जाता है यही था, क्योंकि वोट का पोलराइजेशन हो जाता, और हुआ भी। दिग्विजय सिंह, जैसे मैंने कहा कि वो चिन्हित थे खास कौम को लेके, तो कट्टर हिंदू चेहरा बीजेपी ने उतार दिया और फायदा हुआ। हालांकि ये कहा जाता है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने उस चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया, यज्ञ हवन, साधु संतों को साथ लेके चलने लगे, उनको लगता था साध्वी प्रज्ञा का काट ये खड़ा कर सकते हैं। उससे ये हुआ कि जो नए हिंदू वोटर हैं वो तो उनके तरफ नहीं आए, लेकिन जो पुराने मुसलमान वोटर थे वो भी दूर चले गए, नाराज हो गए कि इन्होंने तो अपनी आइडेंटिटी ही बदल ली। और एक बात जरूर कही जाएगी कि पैदल नर्मदा परिक्रमा करने वाले, माने मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक और कोई नाम होंगे तो शायद जुड़ सकते हैं, हो सकता है मुझसे शोध में कोई चूक हुई हो, लेकिन प्रहलाद पटेल के बाद दूसरे राजनेता हैं जिन्होंने पैदल नर्मदा परिक्रमा की थी अपनी पत्नी के साथ। दिग्विजय सिंह के बारे में एक बात जरूर कही जाती है कि दिग्विजय सिंह जानते हैं, एक बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कह दिया था कि ये सियासत की राखी सावंत थे। जवाब में राखी सावंत ने बहुत सारे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज करा दिए, मुंबई में कई जगह। कैसे सेटल हुआ मामला इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन वो बोलने से चूकते नहीं हैं और वो जानते हैं कि राजनीति में अगर आपको अपनी उपयोगिता बनानी है तो एक तरफ लोगों से सतत मिलना पड़ेगा, और नहीं अगर आप मिल पा रहे हैं, आप आयु की इस अवस्था में या ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो सोशल मीडिया में सक्रिय होना पड़ेगा। और वो इसको अपनी अभी तक ढाल बनाए हुए हैं, और सोशल मीडिया में जब भी ट्वीट करते हैं तो जाहिर बात है कि हंगामा तो होता ही है। तो आज के इस किस्सा गोई में इतना ही। अगले हफ्ते किसी खास हस्ती के बारे में, किसी खास जगह के बारे में, किसी खास विषय पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक आप देखते रहिए BS TV।